हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसमें कि आज हम जानेंगे राजाओं के बारे में, राज्य के बारे में और प्रारंभिक गणतंत्र के बारे में कि पुराने समय में राजा कैसे बनते थे, वह राज्य को कैसे संभालते थे, उसमें क्या क्या क्रियाएँ की जाती थी, वो हम सब यहाँ पर जानेंगे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। राज्य, राजा और प्रारंभिक गणतंत्र। आइए सुनते हैं। इलेक्शन डे। इलेक्शन डे जिस दिन वोट डालते हैं, वोट डालने वाला दिन। शंकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑलरेडी टू गो एंड वोट। शंकरन सुबह जल्दी जागा और जागते ही उसने देखा कि जो उसके पेरेंट्स हैं वह तैयार हो रहे हैं जाने के लिए और वोट डालने के लिए। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। वे चाहते थे कि वे सबसे पहले पोलिंग बूथ पर जाएं, सबसे पहले जहां पर वोट डलती है वहां पर जाएं। वाई शंकर वांटेड टू नो वर दे सो एक्साइटेड। ये सब इतने उत्सुक क्यों हैं, उसके दादा और दादी इतने उत्सुक क्यों हैं वोट डालने के लिए, शंकरन यह जानना चाहता था। समवट इम्पेशेंटली, कुछ जल्दी से हिज ग्रैंडफादर एक्सप्लेन, उसके दादा ने उसको बताया, वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टुडे, कि आज हम जो वोट डालेंगे उससे हम अपना शासक अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जब वोट का दिन आता है, आप सब लोग वोट डालने जाते हैं, आप कहते हैं भाई किसको आपने जिताया, तो आप कहते हैं भाई हमने तो इस बार इस पार्टी को वोट दिया। फॉर एग्जाम्पल कि हमने तो इस बार कमल को वोट दिया, कि मोदी को जिता रहे हैं या कांग्रेस को जिता रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, आज तो भाई वोट डाल के आना है, हम तो इस पार्टी को जिता रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आगे। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कि कैसे कुछ लोग शासक बनते थे, कुछ लोग कैसे शासक बनते थे, कुछ लोग कैसे राजा बनते थे, वे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल वोट डालने से हम लोग नेता चुनते हैं, तो यह लगभग पिछले 50-60 सालों से ऐसा हो रहा है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, लेकिन काफ़ी समय पहले, प्राचीन काल में राजा कैसे चुने जाते थे। सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 5, और चैप्टर 5 में हमने कुछ राजाओं के बारे में पढ़ा भी था, आपको याद भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो वे राजा होते थे, उन राजाओं को कैसे राजा बनाया जाता था, ये हम इसमें जानेंगे। ठीक है ना। आइए। सो वर प्रोबेबली चूजन बाय द जन द पीपल, जो राजा चुने जाते थे वह जनों के द्वारा, जन मीन्स होता है लोग, पीपल, तो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो, लेकिन अब से लगभग 3000 साल पहले, वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस, हम देखेंगे कि कुछ बहुत सारा परिवर्तन हुआ था उस प्रक्रिया में। इन द वेज, उन रास्तों में या उन तरीकों में, इन विच, जिससे कि राजा चुने जाते थे। मतलब कि आज हम अगर इसका हम कंक्लूजन सुने तो क्या होगा कि आजकल हम वोट डालते हैं तो अपना नेता चुनते हैं। कुछ समय पहले क्या था कि लोग राजा को चुनते थे, लेकिन अब से लगभग 3000 साल पहले जो कहानी थी वह कुछ इस प्रकार थी। सम मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस, कि उस समय क्या होता था कि कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको हम राजा मानते थे। कैसे? क्योंकि वे एक बहुत बड़ा यज्ञ किया करते थे। वे राजा मतलब वह व्यक्ति जो बहुत बड़ा यज्ञ कर लेगा, उसको हम राजा मानते थे। उदाहरण के लिए आप लोगों ने रामायण देखी होगी, जब राम जी वनवास के वापस घर आ जाते हैं तो आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कराया था। क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कराया था। तो अश्वमेध यज्ञ ऐसा यज्ञ होता है कि उसमें घोड़ों को खुला छोड़ देते हैं कि भाई जाओ, और जहां जहां पर वह जाता है वो साम्राज्य आपका होता जाता है। ठीक है, वही हम आगे पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। द अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइसेस वाज वन सच रिचुअल। अश्वमेध यज्ञ
एक इसी प्रकार का क्या है, अनुष्ठान है। ए हॉर्स वॉज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। एक घोड़े को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं कि जा, जहां मर्जी वहां जा, और उसके साथ साथ राजा के कुछ सैनिक चलते रहते हैं। इफ द हॉर्स wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, अगर वह किसी राज्य के, किसी दूसरे राजा के राज्य में घूमता है और उस राज्य का राजा उन घोड़ों को पकड़ लेता है या रोक लेता है, तो उन लोगों को, उन राजा को इस घोड़े के राजा से युद्ध करना होता था। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, और अगर वे उस घोड़े को वहां से जाने देते थे, तो इसका मतलब यह था कि इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रोंगर देन देम। तो अगर वे उस घोड़े को वहां से जाने देते, कुछ नहीं कहते थे, इसका मतलब यह था कि उन राजाओं ने इस राजा को शक्तिशाली मान लिया है और वह इस राजा के राजा बनने से बहुत खुश है। द राजाज वर देन इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस, उसके बाद इन राजाओं को इस यज्ञ में न्योता दिया जाता था, उनको बुलाया जाता था। विच वॉज परफॉर्म्ड बाय द स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट, और ये जो यज्ञ होते थे ये बहुत ही विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा किए जाते थे। हु वर रिवार्डेड विद द गिफ्ट्स, और इन पुरोहितों को बाद में इनाम भी दिया जाता था। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सैक्रिफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल, वह राजा जो इस यज्ञ को किया करता था, उस राजा को सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर हिम, और जितने भी सब वहां पर दूसरे राजा आते थे, वे राजा भी इस राजा को सबसे शक्तिशाली मान लिया करते थे और वे इनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया करते थे। द राजा वाज ए सेंट्रल फिगर, जो राजा था वह मुख्य आकृति माना जाता था, उसका एक मुख्य स्थान होता था इन अनुष्ठानों में। भाई जो यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है, इसमें उस राजा का एक मुख्य स्थान होता था। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, उसकी एक खास जगह होती थी, बैठने की जगह, या तो वह कोई सिंहासन होता था या वह बाग का खाल की बनी, आप देखो ना कि बाग के खाल की बनी हुई मैट होती है, उस पर बैठकर ये लोग पूजा करते हैं। हिज चैरिटियर, उसको सारथी होता था। हु वाज हिज कंपेनियन इन द बैटलफील्ड, जो युद्ध के क्षेत्र में उसका क्या होता था, साथी होता था। वह सारथी जो युद्ध में उसका साथी होता था। एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स, और जो उसके विजय का क्या होता था, गवाह होता था, सबूत होता था। एंड चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, और जो उसकी गुणों का गुणगान किया करने वाला होता था, यह उसके ख्याति का भी गुणगान किया करता था। हिज रिलेटिव्स स्पेशली, उसके कुछ रिश्तेदार, खासतौर से उसकी पत्नी और उसके बच्चे, हैड टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स, ये भी उसमें छोटे मोटे अनुष्ठान किया करते हैं या किया करते थे। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस, जो बाकी दूसरे राजा आते थे वह वहाँ पर सिर्फ एक दार्शनिक का काम करते थे, वह वहाँ पर बैठकर सिर्फ उस यज्ञ को देखते थे और जो यज्ञ हो रहा है उसको बड़े आराम से आनंद उठाते थे। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर ऑन द किंग, जो पुरोहित होता था वह इस अनुष्ठान को करता था। कैसे? पवित्र जल को राजा के ऊपर छींटे मारकर। द ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग होते थे, जैसे कि विश को हम वैश्य भी कहते हैं, जो ये आपके व्यापारी या कामकाज करने वाले होते हैं, ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स, ये भी राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे। हाउएवर, जबकि सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स, और इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको कि ब्राह्मणों ने शूद्र बताया गया है, छोटे लोग, शूद्र लोग, मजदूर लोग, इन लोगों के लिए अनुष्ठानों में कोई जगह नहीं होती थी। इन लोगों के लिए अनुष्ठानों में कोई जगह नहीं होती थी। ऐसा क्यों था? आइए जानते हैं। हम जानते हैं वर्ण, कि ये वर्ण क्या था, कैसे उत्पत्ति और इस वर्ण का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वर्ण का मतलब है लोग, एक कुछ विशिष्ट लोगों का विशिष्ट समूह, विशिष्ट लोगों का विशिष्ट समूह। तो उस समय में 4 वर्ण बना दिए गए थे, 4 समूह बना दिए गए थे, जिसमें कि हम जानते हैं, सुना भी होगा कि एक वर्ण ब्राह्मण समाज, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और चौथा शूद्र।
ठीक है। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड द यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस दौरान जो गंगा और यमुना का जो क्षेत्र था, इनके बहने का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में लगभग हमें बहुत सारी किताबें मिली हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जो कि आपको उत्तर भारत में कही जाती हैं। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, और इन किताबों को कहा जाता था उत्तर वैदिक, या इन किताबों को कहा जाता है क्या, उत्तर वैदिक। क्यों? क्योंकि दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेद अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 5। क्यों इनको उत्तर वैदिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद में लिखी गई हैं, ये ऋग्वेद के बाद में रची गई हैं, जो ऋग्वेद के बारे में हमने चैप्टर 5 में काफ़ी कुछ पढ़ा था। दीज इंक्लूड द सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एज वेल एज अदर बुक्स, और इनके अंतर्गत सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद आता है, और बाकी दूसरी किताबें भी आती हैं। These were composed by priests and described how rituals were to be performed. ये रची गई हैं पुरोहितों के द्वारा, और इसमें बताया गया है कि अनुष्ठान कैसे किए जाते हैं। They also contain rules about society. इनमें समाज के लिए कुछ नियम भी प्रस्तावित किए गए हैं, कुछ नियम भी बनाए गए हैं। There were several different groups in society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folk and forest people. इसमें बहुत अलग अलग समूह, इस समाज में जो समाज बनाया गया है, इस समाज में अलग अलग समूह भी बताए गए हैं, अलग अलग लोगों के समूह बताए गए हैं। वे कौन से समूह हैं? प्रिस्ट पुजारी, वॉरियर्स योद्धा क्षत्रिय, फार्मर्स किसान, हर्डर्स चराने वाले चरवाहा, ट्रेडर्स व्यापारी, क्राफ्ट्सपर्सन शिल्पकार, लेबरर्स श्रमिक या मजदूर, फिशिंग फोक मछली पकड़ने वाले, और फॉरेस्ट पीपल और जंगल में रहने वाले लोग। सम प्रिस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। कुछ पुरोहित और कुछ योद्धा क्षत्रिय बहुत अमीर होते थे, और कुछ किसान और व्यापारी भी अमीर होते थे। अदर्स बाकी बचे हुए, जिसके अंतर्गत आपके हर्डर्स चरवाए आते हैं, शिल्पकार आते हैं, आपके श्रमिक आते हैं, आपके मछली पकड़ने वाले आते हैं, शिकारी आते हैं, और भोजन संग्राहक आते हैं। ये लोग क्या थे? बहुत गरीब थे। क्या थे? बहुत गरीब थे। द प्रिस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। पुजारियों ने इन सभी लोगों को 4 समूहों में बांटा है, और उन समूहों को कहते हैं वर्न्स। क्या कहते हैं? वर्ण। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग, ईच वन हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, कि हर एक वर्ण का, हर एक समूह का स्पेसिफिक एक विशिष्ट कार्य होता है। वह विशिष्ट कार्य क्या होता है? उसमें से जो पहला वर्ण है, क्या है? पहला वर्ण है वह आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम बताया गया है कि ये क्या करेंगे? ये अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे किसको? वेदों को, और यज्ञ कराएंगे और गिफ्ट को लेंगे। क्या काम बताया ब्राह्मणों का? कि भाई ये वेदों को पढ़ेंगे और अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, और उसके साथ साथ इनको फिर गिफ्ट भी दिया जाएगा। दूसरे होते हैं रूलर्स, शासक, जिसको क्या कहते हैं? क्षत्रिय। क्या कहते हैं? क्षत्रिय। तो दे वर एक्सपेक्ट, उनसे उम्मीद की जाती है कि उनका काम क्या होता है? उनका काम था युद्ध करना और अपने लोगों की सुरक्षा करना। तीसरे थे आपके विषी। तीसरे क्या थे आपके? विष, जिसको आप वैश्यास भी कहते हैं। इनका काम बताया गया है, जैसे कि फार्मर किसान हो गए, हर्डर चरवाए हो गए, ट्रेडर आपके व्यापारी हो गए। तो जो क्षत्रियाज और जो वैश्याज हैं, इन दोनों का काम है, ये दोनों यज्ञ करा सकते हैं, ये दोनों यज्ञ करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जो सबसे लास्ट है, वह आपका है शूद्राज। लास्ट वर द शूद्राज। जो चौथा है, सबसे लास्ट है शूद्रा। हु हैड टू सर्व, जिनका जिम्मेदारी यह बताई गई है कि उन्हें बाकी के तीनों ग्रुप, कौन से ग्रुप? आपका ब्राह्मण, आपका क्षत्रिय और आपका वैश्य, कि इन लोगों की सेवा करनी है। ये लोग कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रा, महिलाओं को भी शूद्र के समूह में ही रखा गया है। बोथ वुमेन एंड शूद्राज, महिलाएं और शूद्र दोनों ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। द प्रिस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और जो पुरोहित होते हैं, उनका कहना है कि जो ये समूह बनाए गए हैं, जो ये वर्ण बनाए गए हैं, ये जन्म के आधार पर बनाए गए हैं। किसके आधार पर?
ये जन्म के आधार पर बनाए गए हैं। जन्म के आधार पर निश्चित होता है कि भाई कौन सा ग्रुप में कौन सा बच्चा आएगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण हैं तो वह बच्चा खुद ब खुद ब्राह्मण वर्ण में आ जाएगा। इस तरीके से किसी के क्षत्रिय हैं तो वह उनका बच्चा खुद ब खुद क्षत्रिय ग्रुप में आ जाएगा। लेटर बाद में दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। उसके बाद में इन लोगों ने एक नया समूह तैयार कर दिया और वह क्या था? अछूत का। कौन सा समूह? अछूत। कि भाई ये समूह तो अछूत है। इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से आते थे? इसके अंतर्गत शिल्पकार आते थे, शिकारी आते थे और भोजन संग्राहक आते थे। इसके साथ साथ वे लोग भी आते थे जो शव को दफनाने में मदद करते थे या शव को दफनाते थे या शव को जलाते थे। क्रीमेशंस जलाना और ब्यूरियल दफनाना। द प्रीस्ट सेड, पुजारी कहते थे कि कॉन्टैक्ट विद दिस ग्रुप्स वाज पोल्यूटिंग, कि इन लोगों से, इन समूहों से संबंध रखना अपने आप को अपवित्र करने के बराबर है। ठीक है। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। कुछ लोगों ने तो इस सिस्टम को माना ही नहीं। जो वर्णों का सिस्टम पुजारियों ने बनाया था, कुछ लोगों ने इसको माना ही नहीं। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट। कुछ लोग सोचते थे, जो राजा थे वे कहते थे कि हम तो भाई इन ब्राह्मणों से बहुत ऊपर हैं। अदर्स फेल्ट द बर्थ कुड नॉट बी बेसिस ऑफ डिसाइडिंग विच वन पीपल बिलोंग टू। कुछ लोग कहते थे कि भाई जन्म से आप किसी का पता नहीं कर सकते हो। जन्म से पता करना मतलब कि आप कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हो कि जन्म से वह किस वंश से बिलोंग करता है, किस वंश से संबंधित है, यह तो बिल्कुल अनुचित है। Besides, some people felt that there should be no differences amongst people based on occupation. कुछ लोग कहते थे कि उनके व्यवसाय के आधार पर उनमें कोई भिन्नता नहीं दिखाई जानी चाहिए। अदर्स फेल्ट, बाकी दूसरे महसूस करते थे कि एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, कि हर एक व्यक्ति को अनुष्ठान करने का अधिकार होना चाहिए। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और कुछ लोग तो छुआछूत की आलोचना भी करते थे। कुछ लोग तो छुआछूत की आलोचना भी करते थे। आल्सो देयर आर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ जबकि इस उपमहाद्वीप पर बहुत सारे क्षेत्र हैं, सच एज द नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि आपका उत्तर पूर्वी। कैसा? जैसे कि आपका उत्तर पूर्वी। वेयर, जहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वाज लिमिटेड। आपके इस उपमहाद्वीप पर जैसे कि आपका उत्तर पूर्वी जगह है, वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक जो अंतर है वह बहुत ज़्यादा नहीं है, वह बहुत कम है। इसलिए वहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ये पुजारी थे, इनका जो प्रभाव था वह भी सीमित था। इनका जो प्रभाव था वह भी सीमित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं जनपद। क्या शुरू करते हैं दोस्तों? जनपद। अब जनपद क्या होता है इसको आप समझिए। अभी हमने पढ़ा था जन। जन क्या होता है? लोग। जन क्या होता है? लोग। ठीक है। जनपद का मतलब होता है वह जगह जहां पर लोग रहते हैं। वह जगह जहां पर लोग रहते हैं उसको हम जनपद कहते हैं। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपद rather than the jans. वे राजा जिसने कि ये बड़े बड़े यज्ञ किए, वे अब पहचाने जाते थे कि भाई वे राजा हैं, उन जन के नहीं, उन जनों के रहने वाले जनपद के। वे अब राजा हैं किसके? जनों के नहीं, उन जनों के रहने वाले जनपदों के राजा उनको माना जाता था। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स, अगर जनपद का शाब्दिक अर्थ जो आपको भी बताया, वह जगह, वह भूमि जहाँ पर लोग रहते थे, जहाँ पर लोग बसते थे। सम इम्पोर्टेंट जनपद, कुछ जनपद हम आगे देखेंगे मैप में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दिस जनपद। पुरातात्विद जो होते हैं उन्होंने बहुत सारी बस्तियों की खुदाई की है इन जनपदों में। कौन से जनपदों में? जैसे कि पुराना किला है दिल्ली में, इसकी खुदाई की गई है। मेरठ के पास हस्तिनापुर है, एटा के पास अतरंजी खेड़ा है, इनमें खुदाई की गई है पुरातात्विदों ने यहाँ पर जानकारी लेने के लिए। आपका दिल्ली आप जानते हैं, मेरठ और एटा ये दोनों आपके उत्तर प्रदेश में हैं। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स, उन्होंने पाया कि लोग यहाँ पर झोपड़ियों में रहते थे। एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, और यहाँ के लोग
मवेशियां पालते थे और मवेशियों के साथ साथ दूसरे जानवर भी पालते थे। दे ऑल्सो ग्रू ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ये भिन्न भिन्न तरह की फसलें भी उगाते थे, जैसे राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसेम, मस्टर्ड। तो कौन सी फसल उगाते थे? ये चावल, गेहूं, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों, इन फसलों को ये लोग उगाते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। दे मेड अर्दन पोट्स, ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रेन कलर, इनमें से कुछ तो कैसी होती थी? धूसर होता ना, ग्रे होता है आपका, धुआं धुआं सा जो होता है, धुआं का जो कलर होता है उसको आप ग्रे कहते हैं। तो धूसर रंग के होते थे, कुछ लाल रंग के होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री, एक बहुत खास तरीके के बर्तन यहां से देखने को मिले हैं, जिनको हम कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। क्या कहते हैं? पेंटेड ग्रेवेयर। नाम से आपको पता लग रहा है चित्रित धूसर पात्र, मतलब वे बर्तन, वे पात्र धूसर कलर के, ग्रे कलर के, जिन पर हमें चित्रकारी देखने को मिली है, चित्रकारी देखने को मिली है। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, और जैसे इसके नाम से आपको पता लग रहा है, दीज ग्रे पोट्स हैड पेंटेड डिजाइन, कि इन धूसर बर्तनों पर हमें चित्रकारी देखने को मिली है। आम तौर पर चित्रकारी जो मिली वह सिंपल लाइंस, क्या है? बिल्कुल सरल रेखाएं हैं, और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और ज्यामितीय आकृतियां के रूप में हमें इस पर चित्र देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे कि पेंटेड ग्रेवेयर हमें कब मिले हैं, तो पेंटेड ग्रेवेयर हमें प्राचीन काल में मिले हैं, जब जनपद और महाजनपद की बात हो चुकी है। ठीक है ना, चलिए महाजनपद पे आते हैं। अबाउट 25 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले, सम जनपद्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन रूलर्स एंड वर नोन एज महाजनपद्स। लगभग 2500 साल पहले की बात है, जनपद की ही तरह जगह होती थी, लेकिन उसका जो भूमिका होती थी वह बहुत ज़्यादा होती थी, वे जगह बहुत खास होती थी राजाओं के लिए, इसलिए उन जनपदों को महाजनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था। जैसे कि आजकल है, शहर तो सभी है, सिटी सभी हैं, लेकिन अगर पूछी जाए कि मेट्रो सिटी क्या है, अगर पूछी जाए कि मेट्रो सिटी कितनी है, तो कुल 4 बताई जाती है, 4, 5, 6 इस तरह बताई जाती हैं, जबकि सिटीज़ तो बहुत हैं। ठीक है, उसी तरीके जनपद थे, लेकिन उसकी स्पेशलिटी के आधार पर, उसके रोल के आधार पर उसको महाजनपद कहा जाता था। जैसे आजकल है, मेट्रो सिटी कौन सी है? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर है, इनको मेट्रो सिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका रोल ज़्यादा है। मुंबई क्या है? आपकी इकोनॉमिक कैपिटल है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ पर इकोनॉमिक स्थिति से बहुत डेवलप्ड है, तो उसको हमने मेट्रो सिटी कह दिया, अपने आप में एक स्पेशलिस्ट है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमने क्या कहा? जनपद थे, लेकिन उन जनपदों में कुछ जनपद ऐसे थे जो राजाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे, एक उनका अच्छा रोल होता था, इसलिए उनको महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, और हर एक महाजनपद की एक राजधानी भी होती थी, हर एक महाजनपद की एक राजधानी भी होती थी। ठीक है, चलिए ये आपका मैप है, इस मैप को आप अच्छे से स्टडी करना दोस्तों। इस पर आपको कुछ दिखाई गई हैं, इसमें आपको क्या दिखाई गई दोस्तों? इसमें आपको महाजनपद भी दिखाए गए हैं जो कैपिटल में है, और इसमें आपको जनपद भी दिखाए गए हैं जो स्मॉल में है, और सॉरी इनमें कैपिटल भी है इनकी। ठीक है ना, जैसे अवंती, उज्जैन, ठीक है ना, गांधार, तक्षशिला, इस तरीके से अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। सो फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल, अब क्या है कि एक लाइन रह गई शायद, आई थिंक, तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं, सॉरी। सो मोस्ट महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी, हर एक महाजनपद का एक राजधानी होती थी। मैनी ऑफ दीज, इनमें से अधिकांश जो थी यह किले से घिरी होती थी, इसके चारों ओर किलेबंदी की जाती थी। और वह किलेबंदी किससे होती थी? इसकी किलेबंदी के लिए ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, वह लकड़ी की भी हो सकती थी, वह ईंट की भी होती थी, वह पत्थर की भी होती थी। ठीक है, अब भाई जब दीवार बनाई है, किले बनाए हैं, तो हमें जरूरत भी पड़ेगी, सामान की जरूरत भी पड़ेगी, लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। तो आइए सुनते हैं। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन।
जो किले बनाए जाते थे वे इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि राजाओं को डर होता था कहीं दूसरा राजा आके हम पर हमला ना कर दे, और अपनी सुरक्षा के लिए वो लोग इन चीज़ों को बनाते थे। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़। कुछ राजा इसलिए भी बनाते थे क्योंकि वह दूसरे राजा को दिखाना चाहते थे कि भाई मैं इतना समृद्ध हूँ, इतना अमीर हूँ, इतनी शक्ति है मेरे पास, और मैंने इतनी ऊंची ऊंची, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी लंबी लंबी और इतनी प्रभावशाली दीवारें बनाई हैं अपने शहरों के चारों ओर। आल्सो इन दिस वे, इसी तरीके से द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजिली बाय द किंग। अब इन किले की बंदी की वजह, जो किलेबंदी की अपने शहर के चारों ओर, तो उसके अंदर जो जमीन आई और जो उसके अंदर लोग रह रहे थे उन पर नियंत्रण करना भी राजा के लिए थोड़ा आसान होता होगा। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बनाने के लिए उनको एक व्यापक योजना की जरूरत पड़ती थी। क्या? एक व्यापक योजना, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ योजना बनानी होती थी। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स, हजारों, लाखों नहीं तो हजारों, उनको ईंटें भी चाहिए होती थी, उनको पत्थर भी चाहिए होते थे। दिस इन टर्न मीन, इसका मतलब यह कि उनको मजदूर भी चाहिए होते थे, और मजदूरी कौन करता था? संभवतः बात है लगभग हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे ही वहां पर मजदूरी करते होंगे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और इन सब कार्यों के लिए उनको संसाधन की जरूरत भी पड़ती थी। किसकी? संसाधन की जरूरत भी पड़ती थी। द न्यू राजाज नाउ बिगन मेंटेनिंग आर्मीज। अब क्या हुआ भाई, जो राजा होते थे इन राजाओं ने क्या करना शुरू किया? इन लोगों ने सेना रखना भी शुरू कर दिया। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। अब जो सैनिक थे, सैनिक को राजा लगातार वेतन भी देता था और पूरे साल अपने पास रखता था, मतलब कि उनको पूरे साल का वेतन देता था और अपने पास रखता था सेवा के लिए। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स होते हैं जो आध सिक्के होते हैं, जो राजा लॉन्च करते थे, जो राजा मार्केट में उतारते थे, और उन पर उनकी मोहरे वगैरह जो वो चाहते थे वो उसमें होता था, तो उनको कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो कुछ जो उनके वेतन होता था वह तो कुछ आहत सिक्कों के रूप में होता था, और आहत सिक्कों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ तक पढ़ा जन के बारे में, वर्ण के बारे में, जनपद के बारे में और महाजनपद के बारे में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसके बाकी पार्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कुछ दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।